मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अनरियलाइज प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन ऑफ म्यूचुअल और इंटर कंपनी ओइंग्स। कि जब कंपनी आपस में लेन देन करती है तो उनके आपस में वो डेटर और क्रेडिटर बन जाते हैं। मान के चलो हमने होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा उधार पे, तो सब्सिडरी कंपनी के तो वो डेटर बन गए। अब होल्डिंग कंपनी ने उधार पे खरीदा, उसके क्या बन गए? क्रेडिट बन गई। ठीक है, तो ये आपस में ही डेटर क्रेडिटर जब बन जाते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होगा? जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही हमने बना दी, जब उन दोनों की बैलेंस शीट हमने एक बना दी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एक तरीके से हमने दोनों को एक समझ लिया, तो यहाँ पे उनके आपस में जो लेन देन है, हम उनकी म्यूचुअल ओइंग, आपस में जो उनका लेन देन है उसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पे खत्म कर देंगे उस म्यूचुअल ओइंग को। तो डेटर और क्रेडिटर, एक के डेटर हैं 50,000 के, दूसरे के क्रेडिटर बन जाएंगे। दूसरे के क्रेडिटर हैं तो दूसरे वाले के डेटर बन जाएंगे वो। तो जितना अमाउंट आपस में उनके लेन देन में म्यूचुअल ओइंग का है, कि हमने 1 लाख रुपए का माल होल्डिंग कंपनी को उधार पे बेचा हुआ है, 1 लाख रुपए के डेटर में लिख दिया हमने सब्सिडरी कंपनी के, होल्डिंग कंपनी के वो क्रेडिटर में लिखा गया, तो वो 1 लाख रुपए का इफेक्ट दोनों तरफ से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बैलेंस शीट जब बनाएंगे, डेटर में से भी 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे, क्रेडिटर में से भी 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे। तो ऐसा ही नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, कि बिल ड्रान और एक्सेप्टेड either by the holding company or its subsidiary company will be appearing in bill receivable in one company's balance sheet and bill payables in the other company's balance sheet। एक कंपनी की बैलेंस शीट में यदि हमने क्या कर लिया? बिल लिख दिया और बिल एक्सेप्ट कर लिया आपस में दोनों कंपनी ने, तो एक कंपनी बिल रिसीवेबल्स एसेट साइड में दिखाएगी, दूसरी कंपनी बिल्स पेबल में दिखाएगी। तो ये भी एक तरीके से म्यूचुअल ओइंग है। तो हम इन दोनों को भी क्या कर देंगे? सेम आर टू बी कैंसल्ड आउट अगेंस्ट each other in consolidated balance sheet। बैलेंस शीट में हम इनके इफेक्ट को भी क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। if some of the bills receivable have been discounted or have been endorsed in favor of outside creditor, यदि वो बिल आपस में उन्होंने लिखे हैं, वो बिल क्या कर दिया जाता है? एंडोर्स कर दिया जाता है या उसको डिस्काउंटेड करवा लिया जाता है। तो उस केस में हम उनको क्या नहीं कर सकते? उस केस में हम उनको क्या नहीं कर सकते? राइट ऑफ एक दूसरे के साथ उसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो पेमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को जानी है। यदि उन दोनों के पास आपस में ही है, डिस्काउंटेड नहीं करवाए हुए, किसी दूसरे व्यक्ति को वो ट्रांसफर नहीं किए हुए, तो उस केस में हम उनको क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। यानी उसमें से वो बिल आगे ट्रांसफर कर दिए या बैंक से डिस्काउंट करवा लिए, तो उस केस में हम उनको कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैसा एक तो बैंक को जाएगा यदि डिस्काउंटेड करवाए हैं, और दूसरा जिसके पास वो बिल है उस व्यक्ति को जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है लोन, कि आपस में यदि ये कंपनी या इस सब्सिडरी कंपनी को या होल्डिंग कंपनी आपस में एक दूसरे को लोन प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस केस में हम वो क्या करते हैं? एक तरफ तो वो लाइबिलिटी साइड में शो होगा, दूसरी तरफ हमारा एसेट साइड में वो कंसीडर करेंगे। तो हम इस लोन को भी कैंसिल कर देंगे, और इनका जो इंटरेस्ट है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा, उस इंटरेस्ट को भी हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे दोनों में से। नेक्स्ट पॉइंट है करंट अकाउंट बैलेंस। कई बार एक दूसरी कंपनी के करंट अकाउंट बैलेंस, जब वो आपस में इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होती है, तो करंट अकाउंट्स में एक दूसरे के करंट अकाउंट्स बने होते हैं, उसमें हम इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है? it will be appear on the asset side of one company and the liability side of other company। इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन में करंट अकाउंट के बैलेंस एक कंपनी की एसेट साइड में मिलेगा आप लोगों को, एक कंपनी की लाइबिलिटी साइड में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो इस करंट अकाउंट के बैलेंस को भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो करंट अकाउंट हमने बनाया हुआ है दोनों कंपनी का,
एक कंपनी की लाइबिलिटी साइड में 1 लाख रुपए है, दूसरी कंपनी की एसेट साइड में 80,000 रुपए है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम जितना बराबर का बैलेंस बनेगा उतना माइनस कर देंगे, बाकी जो बचा हुआ बैलेंस होगा, बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस होगा, उस बैलेंस का हम क्या करेंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की हम एसेट साइड में उसको अपीयर कर देंगे गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट के नाम से। ये थे हमारे पॉइंट जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से और हमें क्लैरिटी होगी। A Limited acquired 90,000 share of B Limited for 11,20,000 on 31st अगस्त। देखो अकाउंट आप लोगों ने ये भी ध्यान में रखना है, अकाउंट कब क्लोज हो रही हैं, 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं या 31 दिसंबर को। कई बार 31 दिसंबर वाला भी डाल देते हैं क्वेश्चंस में। द बैलेंस शीट ऑफ A Limited एंड B Limited एज एट 31 मार्च 2016। 31 मार्च की बैलेंस शीट हमें दोनों कंपनी की दे रखी है। 90,000 शेयर 11,20,000 रुपए में परचेज किए गए हैं। इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 40,50,000 होल्डिंग कंपनी है, 11,25,000 सब्सिडरी है जो बी लिमिटेड है। तो शेयर कितने बन जाएंगे यहां से शेयर 1,12,500 बन जाएंगे। वही परसेंटेज हम निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय ए लिमिटेड 90,000 डिवाइडेड बाय 1,12,500 मल्टीप्लाई 100। जनरल रिजर्व जो दिया हुआ है 7,20,081। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एज ऑन, देखो यहाँ पे ये चीज जो हमें आप लोगों को एडजस्टमेंट के अंदर दिखाई देती थी, उसके अंदर उन्होंने लिख दिया 1/4/2015 को जब ईयर स्टार्ट हुआ 72,000 और 22,500 रुपए का बैलेंस था जी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट फॉर 2015-16। ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने। यदि आप लोगों को सिर्फ प्रॉफिट दिया हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि 31 मार्च 2016 तक का प्रॉफिट है और वो उसमें पहले का भी प्रॉफिट हो सकता है। बट यदि इन्होंने मेंशन ही कर दिया कि 2015-16 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 16 तक जो प्रॉफिट हुआ है 288 और 90,000 उन्होंने मेंशन कर दिया, जो हमें निकालना पड़ता था उन्होंने ऑलरेडी ये दे दिया है। करंट लायबिलिटी बिल्स पेबल 180 और 80,000 रुपए, क्रेडिटर्स 225 और 1,35,000 रुपए। फिक्स्ड एसेट्स पे हम चलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 31,50,000 6,75,000 रुपए। फिक्सचर्स एंड फिटिंग 4 लाख रुपए 3,15,000। इन्वेस्टमेंट हमने देख ही लिया था, 90,000 शेयर खरीदे हैं 11-20 के। करंट एसेट में इन्वेंट्री 2 लाख 1,42,500, डेटर 260 2,25,000, बिल रिसीवेबल्स 250 1 लाख रुपए, कैश एट बैंक 155 और 1,75,000। एडजस्टमेंट दी हुई है, देयर इज नो चेंज, देखो इन्होंने लिख दिया देयर इज नो चेंज इन द बैलेंस शीट ऑफ जनरल रिजर्व सिंस 31 मार्च 2015। इसका मतलब क्या है कि 2015 का जो रिजर्व था, ये जो जनरल रिजर्व है 2015 में भी यही था, ये अब भी यही है। मींस ये सारा का सारा क्या है, कैपिटल प्रॉफिट का ही पार्ट है। ये कैपिटल प्रॉफिट में हम इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑन 21 Jan 2016 A Limited sold to B Limited, A Limited sold to B Limited's goods costing 36,000 for 48,000। 75% of these goods remain unsold with B Limited in the end of the year। 75% माल बिका नहीं है। 36,000 रुपए का माल कितने में बेच दिया था, 48,000 रुपए में। तो मीन्स 12,000 रुपए प्रॉफिट पे बेचा था, बट वो 75% माल बिका ही नहीं है। तो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट का पार्ट यहां से हो जाएगा। कितना होगा अनरियलाइज प्रॉफिट, 12,000 का 75% हम कर देंगे। उसको हम क्या करेंगे, एक बार तो इन्वेंट्री में से माइनस कर देंगे और दूसरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में।
प्रॉफिट में से 12,000 के 75% को हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, ऑन अकाउंट ऑफ दिस गुड्स ट्रेड पेबल ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ओइंग टू ए लिमिटेड। देखो ये पॉइंट आ गया, आपस में एक दूसरे के डेटर और क्रेडिटर हैं। ट्रेड पेबल ऑफ बी लिमिटेड, बी लिमिटेड के जो बीपी है ना 20,000, वो किसको हैं? ए लिमिटेड के हैं। वो 20,000 रुपए किसको देने हैं? ए लिमिटेड के हैं, डेटर में लिखे हुए हैं 20,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, 20,000 क्रेडिटर में से 20,000 माइनस, डेटर में से 20,000 माइनस। नेक्स्ट पॉइंट है, आउट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बी लिमिटेड 60,000 आर एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ ए लिमिटेड। बी लिमिटेड ने क्या कर लिया है, 60,000 रुपए के बिल को स्वीकार कर लिया है। आउट ऑफ दिस रिसीवेबल ए लिमिटेड एंडोर्स्ड 42,000 वर्थ बिल टू इट्स ट्रेड पेबल। इन्होंने क्या लिखा कि 42,000 रुपए के बिल जो ए लिमिटेड के पास साइन होके आ चुके थे, वो आगे ए लिमिटेड ने किसी को क्या कर दिए हैं, ट्रांसफर कर दिए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था यदि ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तो उस केस में हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे। टोटल कितने थे, 60,000, 42,000 चले गए, रिमेनिंग जो बच गए 18,000 ही हम माइनस करेंगे, क्योंकि 42,000 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या हो चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं। क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। रिवेन्यू प्रॉफिट मैंने आप लोगों को बता ही दिया, करंट ईयर का प्रॉफिट उन्होंने बता दिया 90,000 रुपए है। अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 31 अगस्त को क्या है, एक्वायर किया है। तो 5 महीने का जो प्रॉफिट है पहले का, वो कैपिटल प्रॉफिट में ऐड होगा, और जो 7 महीने का बचेगा इसमें वो रिवेन्यू प्रॉफिट होगा। 90,000 का 7 महीने का निकाल दिया, 52,500। परसेंटेज ऑफ शेयर हमने किया था, कितना आया था, 90,000 का 90,000 डिवाइडेड बाय 1,12,500 मल्टीप्लाई, यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ है, आप लोग वर्किंग नोट में उसको निकाल दोगे, 80% अमाउंट आप लोगों का आ जाएगा। तो ये आप लोगों का जो आया है ये 52,000, इस 52,000 का 80% कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसको रिवेन्यू प्रॉफिट के नाम से ऐड कर देंगे। देखो ये आ गया, देखो ए लिमिटेड शेयर इन रिवेन्यू प्रॉफिट 42,000, बाकी जो ये 10,500 रुपए बच गए इसको माइनॉरिटी में हम ऐड कर देंगे। कैपिटल प्रॉफिट कैसे आएगा, जनरल रिजर्व हमने बता ही दिया कि 1 अप्रैल 2015 को भी इतना था, 31 मार्च को भी उतना ही है। जनरल रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो हमारा 180 तो ये आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च का देखो ये 22,500 ये दे ही रखा है, बैलेंस स्टार्टिंग का बैलेंस दे, ये देखो 22,500 ये दे रखा है। और बाकी क्या आ गया, 5 महीने का जो प्रॉफिट 90,000 में से हम करेंगे 31 अगस्त तक का, वो आ गया 37,500। इन तीनों को ऐड कर देंगे, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हमारे नहीं है, तो 240 हमारा क्या आ गया, कैपिटल प्रॉफिट। इसके ट्रीटमेंट का आप लोगों को पता है। कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल करेंगे। अमाउंट पेड फॉर 80% शेयर 11,20,000 था। पेड अप वैल्यू कितनी आ जाएगी, पेड अप वैल्यू ऑफ 80% शेयर, कितने शेयर खरीदे थे, 90,000, 10 रुपए का एक था, कितनी आ गई, 9 लाख रुपए। कैपिटल प्रॉफिट कितना था, 240, उसका 80% यहाँ पे ऐड कर देंगे, 192, 10,92,000 आ गया, प्लस में आ गया 28,000, मीन्स क्या है हमारी गुडविल, 28,000 क्या निकाल दिया हमने, गुडविल। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के 2 तरीके हैं, जो भी तरीका आप लोगों को ठीक लगे। पहला तरीका तो वही जनरल रिजर्व जो लास्ट का दिया हुआ है, और दूसरा तरीका क्या था, 11-25 का 20% कर दो, कैपिटल प्रॉफिट का 20% कर दो, रिवेन्यू प्रॉफिट का 20% कर दो, ऐड कर दो, जैसे ये निकाला है वही ये 2,83,500 रुपए आ जाएगा। देन उसके बाद हमारा एक अनरियलाइज प्रॉफिट का पार्ट आया था, मैंने आप लोगों को बताया था 12,000 रुपए प्रॉफिट अर्न किया है, 75% मटेरियल बिका नहीं है, तो प्रॉफिट भी 75% नहीं हुआ होगा, तो कितना आ गया 9,000।
एक साइड इन्वेंट्री से माइनस होगा, दूसरी साइड प्रॉफिट एंड लॉस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे। बिल्स रिसीवेबल 42,000 and those in favor of trade payable will not be cancelled। ये मैंने आप लोगों को बताया था, कैंसिल नहीं होंगे, ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो 60,000 के थे, 60 में से 42 माइनस कर दो, 18,000 रुपए ही हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल 40,500 की, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट में आप लोग चलो। हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व जो होल्डिंग कंपनी का दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दो बैलेंस दिए हुए हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे, स्टार्टिंग का और ड्यूरिंग द ईयर, दोनों को ही जब हम ऐड करेंगे तो क्लोजिंग ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा हमारा पूरा टोटल प्रॉफिट 360। अब रिवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट था 42,000 रुपए, अनरियलाइज प्रॉफिट था हमारा 9,000 रुपए। 360 में 42 आप लोग ऐड करोगे, 9,000 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, कितना आ गया, 3,93,000 रुपए तो हमारा प्रॉफिट आ गया। और जनरल रिजर्व कितना था, 720, 11,13,000 हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। माइनॉरिटी हमने निकाला था 2,83,500, 11,13 आ गया, 2,83,500 आ गया। करंट लाइबिलिटीज, अब देखो करंट लाइबिलिटीज में कैसे निकलेगा, ट्रेड पेबल कितने के थे, दोनों के ऐड कर लो, 180 के और 80,000 के, 2,60,000 ट्रेड पेबल थे। 18,000 रुपए के बिल, 60,000 के बिल किए थे, बट 42,000 के कैंसिल नहीं हो सकते, हमने 48 के ही कैंसिल करने हैं। कितना आ गया, 260 में से 18 माइनस करोगे, 42,000 रुपए। तो हमारा 18,000 माइनस होने के बाद ट्रेड पेबल का बैलेंस आ गया 5,82,000। ये पूरा होता है, इसका हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रेडिटर। हाँ, क्रेडिटर का और रह गया था जी, 242 तो ये था। क्रेडिटर में देखो, क्रेडिटर का एक पॉइंट रह गया था, ए लिमिटेड के क्रेडिटर 225, बी लिमिटेड के क्रेडिटर 135। म्यूचुअल ओइंग देखो कितनी है, मैं आप लोगों को एडजस्टमेंट पे लेके जा रहा हूं। आप लोगों को क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिखाई देगा, बट है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बी लिमिटेड के जो ट्रेड पेबल थे 20,000 के, वो किसके देने हैं, ए लिमिटेड के पैसे देने हैं। तो ये 20,000 रुपए क्रेडिटर और डेटर दोनों में से माइनस हो जाएंगे। तो इसको हमने यहां से क्या कर दिया है, यहां से हमने क्या कर दिया, इनको 20,000 रुपए को माइनस कर दिया। ट्रेड पेबल अलग शो कर सकते हो और क्रेडिटर को अलग शो कर सकते हो, ऊपर इन्होंने इकट्ठा ही किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेंजिबल एसेट्स में, एसेट दोनों कंपनी की ऐड की, टेंजिबल, इंटेंजिबल में हमारी गुडविल आई हुई थी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इंटेंजिबल में गुडविल थी, हमने निकाल दी थी 28,000 की। इन्वेंट्री में हम क्या करेंगे, दोनों का इन्वेंट्री ऐड करेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट था हमारा 9,000 का, उसको माइनस कर देंगे, 3,33,500 लिख देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स में से 18,000 ये रहा, बिल्स रिसीवेबल दोनों का ऐड कर देंगे, 18,000 रुपए माइनस कर देंगे, डेटर दोनों का ऐड कर देंगे, 20,000 माइनस कर देंगे, म्यूचुअल ओइंग का, कैश एट बैंक दोनों का ऐड कर देंगे। तो हमारी बैलेंस शीट आ जाएगी हमारे पास इन सब का टोटल करने के बाद 60,28,500 रुपए। ये आप लोगों का क्वेश्चन था म्यूचुअल ओइंग का। म्यूचुअल ओइंग में आज हमने को इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, ट्रेड पेबल के बारे में पढ़ा है। 60,000 का अमाउंट आया था, 42,000 एंडोर्स कर दिए थे, तो उसको हम कैंसिल नहीं कर पाए थे। 18,000 को ही हमने माइनस किया, अनरियलाइज प्रॉफिट का हमारा पॉइंट इसमें आ गया है। देन उसके बाद म्यूचुअल ओइंग थी हमारी डेटर और क्रेडिटर की 20,000 की, हमने वो कंसीडर कर लिया है, उसको दोनों में से माइनस कर दिया है।
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल, कैपिटल प्रॉफिट, रिवेन्यू प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप लोगों ने पहले की तरह ही है, उनमें हमारा कोई भी चेंज नहीं है। ये आप लोगों का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। आप लोगों ने इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके देखना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कल वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, आज वाला टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आपकी क्वेरी के लिए 24 आवर मैं अवेलेबल हूं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय सभी को। थैंक यू।